2004 से पूरे भारत में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव ईवीएम से होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्यों होता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। पिछले क्लास को हम लोग अनुच्छेद 55 पर समाप्त किए थे और आज अनुच्छेद 55 से ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं वहाँ तक पढ़ चुके थे। तो चलिए जल्दी से उन बातों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके को बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है, इसका चुनाव किस तरीके से होता है, उसे अनुच्छेद 55 बताता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांत को अपनाया जाता है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का सिद्धांत और दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सिद्धांत। अब बात करें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ कि समान प्रतिनिधित्व। इसी वजह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं। पहला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोटों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर इसके दूसरे जो अर्थ हैं वह यह है कि राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व के मध्य भी समानता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोटों के कुल मूल्य के समान होनी चाहिए, अर्थात बराबर होनी चाहिए। तो पिछले क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़े थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दो वर्ड के बारे में सुने कि पहला वर्ड था कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य और दूसरा संसद के निर्वाचित सदस्य के वोट का मूल्य। तो अब यह हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इन लोगों के वोटों का मूल्य, वोट का मूल्य कहने का मतलब वोट की कीमत या वोट की वैल्यू कितनी है या वोट का मान कितना है, उसे ही मत मूल्य भी कहा जाता है। तो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है और संसद के सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, आइए इसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या है कि यह जो मत मूल्य निकाला जाता है दोनों के, तो इससे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं, विधानसभा के और संसद के। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी राज्य के विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य यानी वोट का मूल्य कैसे निकलता है उसे जानते हैं। तो यहां देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, एमएलए या फिर विधायक। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है या फिर एमएलए कहा जाता है। एमएलए कहने का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो कई बार क्या होता है कि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि एक विधायक या एक एमएलए के मत का मूल्य क्या होता है। तो बात बराबर है, चाहे विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य कहें या फिर एक एमएलए या एक विधायक कहें, एक ही बात है। तो इसका जो मत मूल्य, इसके जो वोट का जो मूल्य निकाला जाता है तो वह देखिए कैसे है। तो मान लीजिए जिस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर उसे भाग देना है किससे, तो उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, और फिर जो भागफल आएगा उसे 1000 से भाग देना है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी राज्य विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो अब बात करें कि यहां जो है जनसंख्या का मतलब वह 2011 की जनगणना के द्वारा जो निर्धारित जनसंख्या है उससे इसका मतलब नहीं है, बल्कि इस जनसंख्या का मतलब यहां देखिए बॉक्स में लिखा गया है कि यहां जो जनसंख्या लिखा गया है राज्य की कुल जनसंख्या, तो इस जनसंख्या का मतलब 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित या अभिनिश्चित जनसंख्या से है। मतलब 1971 की जो जनगणना द्वारा जो जनसंख्या निकल कर आई है तो उसी जनसंख्या को आधार माना जाता है। तो फिर बात करें कि यहां देखिए लिखा गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2000 ईस्वी तक 1971 की जनगणना के द्वारा निर्धारित जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2026 तक 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि बिहार विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का अगर हमें मत मूल्य निकालना है तो क्या होगा कि बिहार राज्य की 1971 में कुल जनसंख्या कितनी थी उसे लिखना है, फिर उसे भाग देना है आपको किससे, तो बिहार राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है उससे आपको भाग देना है, और जो भागफल आएगा उस भागफल को आपको 1000 से भाग देना है, और जब 1000 से भाग देने पर जो फाइनली भागफल आएगा वही भागफल विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होता है, वोट का मूल्य होता है। अब फिर एक बात और जान लेते हैं, अगर इस पूरे विभाजन के बाद अगर शेषफल 500 या 500 से अधिक आता है तो मत मूल्य में 1 जोड़ देना है, यानी मत मूल्य में 1 वृद्धि हो जाएगी और वही होगा मत मूल्य। लेकिन अगर मान लीजिए कि विभाजन करने के बाद शेषफल 500 से कम होता है तो फिर आपको मत मूल्य में 1 नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। अब चलिए बात करते हैं संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ संसद कहने का मतलब दोनों सदन होगा, चाहे लोकसभा कहें या राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य का जिस तरीके से मत मूल्य निकाला जाएगा ठीक उसी तरीके से राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ संसद लिखा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए ब्रैकेट में एमपी या फिर सांसद लिखा गया है। तो संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है या फिर उसे एमपी कहा जाता है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हो सकता है एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक एमपी या एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, उसके वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो
तो यहां देखिए कैसे निकाला जाता है। यहां लिखा गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं के, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। अब यह क्या है तो इसे समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग समझे कि एक उदाहरण पे ले लेते हैं कि बिहार विधानसभा की, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य का अभी हम लोग इस फॉर्मूला से मत मूल्य निकाले। अब मान लीजिए कि जो मत मूल्य है, मान लीजिए कि अभी वर्तमान में इसका मत मूल्य 173 है, ठीक है। अब तो चूंकि ये एक सदस्य का मत मूल्य है, तो अब मान लीजिए कि यहां पर जितने भी, मतलब बिहार राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, मान लीजिए 243 है, तो उस 173 को 243 से गुना कर दीजिए, 243 से गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर क्या होगा कि बिहार विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। फिर ठीक उसी तरीके से अन्य राज्यों के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकाल लेना है और निकालने के बाद उन सभी को जोड़ देना है। तो वही है यहां पर लिखा हुआ कि सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। और जब यह निकल जाएगा तो इसे किससे भाग देना है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। तो वही जो भी आएगा उससे इस ऊपर वाले को भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर जो भागफल आएगा तो वही संसद के एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होता है। इस बातों को समझ गए होंगे। अब फिर यहां पर भी एक बात जान लेते हैं कि मान लीजिए भाग देने पर अगर शेषफल 0.5 या उससे अधिक आता है, या फिर हम कहें सरल शब्दों में कि अगर शेषफल आधा या आधा से अधिक आता है, तो उस मत मूल्य में क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है। तो इसी तरीके से संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकलता है। इसे समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यूपी पीसीएस 2018 में 2 प्रश्न इन्हीं 2 फॉर्मूला से पूछा गया था। तो आइए उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह था कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है। कि मान लीजिए कि बिहार विधानसभा के एक एमएलए का वोट का मूल्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक एमएलए के वोट के मूल्य से अलग होगा। अर्थात अलग अलग राज्य विधानसभा के सदस्य का वोट मूल्य अलग अलग होता है। अब यह कैसे? तो आइए इसे ऊपर वाले फॉर्मूला से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि यहां देखिए क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग कुल जनसंख्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 1971 का ही जनसंख्या को अगर लेना है तो 1971 की जनगणना के द्वारा भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसंख्या रही होगी, ठीक है। और फिर नीचे जो लिखा गया है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो अलग अलग राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भी अलग अलग होती है। इसी वजह से जो है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अब इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है
कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो अब चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों संसद का ही सदस्य कहलाएगा। ठीक है, इस बात को तो आप जान गए। और दोनों के सदस्य के लिए जो वोट का मूल्य निकाला जाएगा उसके लिए सेम फॉर्मूला है, यह जो नीचे वाला सेम फॉर्मूला है। तो जब सेमी फॉर्मूला का यूज करना है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के एक सदस्य का वोट मूल्य राज्यसभा के एक सदस्य के वोट मूल्य के बराबर होगा। लेकिन आपको यहाँ शब्द पे ध्यान देना है, और कई बार हम कहते हैं कि एग्जाम में शब्द का ही खेल है। तो यहाँ देखिए, सदस्य ना लिखकर यहाँ पर सदस्यों लिखा गया था, लोकसभा के सदस्यों, और यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों लिखा गया था। तो सदस्यों कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के एक सदस्य की बात नहीं की जा रही है, बल्कि लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी निर्वाचित सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी निर्वाचित सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यह बिल्कुल सही है। कैसे? तो इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि दोनों के सदस्य का जो वोट मूल्य होता है वह 700 और 700 होता है। ठीक है, एक सदस्य का, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, यह बात समझ गए। लेकिन अब लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्य 543 हैं, और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो वह है 233 हैं। अब इसे गुना कीजिए इधर और इधर भी गुना कीजिए। तो अब आप सिंपल सी बात देखिएगा कि जब सदस्य की संख्या बढ़ गई तो गुना करने पर क्या होगा, यह जो गुणनफल जो होगा वह इससे जो है यह अधिक होगा। तो चूंकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक होती है, तो इसी वजह से लोकसभा के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के कुल मूल्य से अधिक होता है। तो यह भी बात सही है। तो इसलिए इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर सिर्फ एक सदस्य की बात करता तो फिर दोनों का जो है वोट मूल्य बराबर होता। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समझ गए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस दूसरे सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सिद्धांत, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो आइए इस सिद्धांत को समझते हैं। इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी प्रत्याशी या जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रत्येक प्रत्याशी या प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक मतदाता, और यहां प्रत्येक मतदाता कहने का मतलब क्या हुआ कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वही तो मतदाता होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो प्रत्येक प्रत्याशी या प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक मतदाता अपना मत वरीयता क्रम कहने का मतलब प्रीफरेंशियल ऑर्डर के अनुसार देता है। अब यह क्या है? तो इसे समझने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मतपत्र या मत पर्ची, जिसे इंग्लिश में बैलेट पेपर कहा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मतपत्र या बैलेट पेपर से होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत का जो यह अर्थ दिया गया है तो उसका क्या मतलब है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी या 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र अर्थात
एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर एक प्रिंटेड कागज होता है जिसमें उन चारों उम्मीदवार के नाम लिखे होते हैं। अब प्रत्येक मतदाता को मतदान के समय उन चारों उम्मीदवार के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 अंकित करना होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक मतदाता अपने सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 1 लिखेगा, फिर अपने दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 2, तीसरे पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 3 और चौथे पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 4 लिखेगा। तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक मतदाता मतदान के समय उतने वरीयता क्रम अंकित करता है जितने प्रत्याशी होते हैं। तो यही तो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि एक ही मतदाता जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को वोट करेगा, मत देगा। पहले उम्मीदवार को दिया और फिर ट्रांसफर होगा वोट, फिर दूसरे को देगा, फिर ट्रांसफर होगा तीसरा, फिर ट्रांसफर होगा चौथा। तो इसे ही कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो चलिए इन बातों को जानने के बाद अब अगर बात आई है मतपत्र की, बैलेट पेपर की, तो आइए इसके बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। कि देखिए कि 1952 में देश में पहला आम चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था और फिर लंबे समय तक देश में आम चुनाव बैलेट पेपर से ही होता रहा। लेकिन 2004 में पूरे देश में पहली बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुआ था और फिर तब से लेकर अब तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ईवीएम से ही होता आ रहा है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव पहले चुनाव से लेकर अब तक भी बैलेट पेपर से ही होता आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसकी कोई खास वजह है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम वजह की बात करें तो देखा जाए तो इसकी कोई खास वजह नहीं है। क्योंकि 1952 में राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का जो पहला चुनाव हुआ वह गुप्त बैलेट से हुआ। यानी गुप्त बैलेट कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह गुप्त रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कि प्रत्येक मतदाता क्या करते हैं कि गुप्त रूप से बैलेट पेपर में अपना वरीयता क्रम अंकित करते हैं और फिर उसे मोड़कर बैलेट बॉक्स में यानी मत पेटी में डाल देते हैं गुप्त रूप से, ताकि उसे कोई दूसरा व्यक्ति ना देख पाए। तो इसे ही कहते हैं गुप्त मतदान। तो क्या था कि 1952 में जो राष्ट्रपति का जो पहला चुनाव हुआ था वह गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त बैलेट से हुआ था और उसी प्रक्रिया को जो है अभी भी अपनाई जा रही है। मतलब वही प्रथा जो है चलते आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो बैलेट पेपर यूज होता है तो वह कैसा होता है यह तो जान गए हैं, लेकिन किस रंग का होता है उसे जानते हैं। तो अगर हम बात करें संसद के सदस्य की, तो संसद के सदस्य को हरे रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्यों को गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है। फिर बात करें कि
इस बैलेट पेपर में जो है नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नोटा कहने का मतलब नन ऑफ द अबव, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी जान लीजिए कि पोलिंग स्टेशन अर्थात मतदान केंद्र पर प्रत्येक प्रत्याशी एक ही रंग के स्याही और एक ही कलम का यूज करते हैं। चलिए, यह तो था बैलेट पेपर से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यह तो समझ गए। लेकिन अब बात करते हैं कि इस चुनाव की मतगणना अर्थात काउंटिंग कैसे होती है, यानी वोटों की गिनती कैसे होती है। तो वोटों की गिनती को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम कोटा या निर्धारित मत कितनी होनी चाहिए, यानी किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा या निर्धारित मत कितना लाना होता है। तो वह है कुल वैध मत। कुल वैध मत कहने का मतलब कि जितना मत पड़ता है, जितना वोट पड़ता है, मान लीजिए उसमें से कुछ वोट किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं, तो कुल मतों में से अगर अवैध मतों को निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे ही कहते हैं कुल वैध मत, यानी वैलिड वोट कहा जाता है। तो उस कुल वैध मत को 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो वही है निर्धारित मत। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए निर्धारित मत या न्यूनतम कोटा यही लाना होता है। अगर इसे हम शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह हुआ, इस फार्मूला का मतलब यह हुआ कि कुल वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक, अर्थात 50% से अधिक मत लाना होता है किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए। निर्धारित मत को समझने के बाद अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कैसे की जाती है। तो यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि मतगणना वरीयता प्रणाली अर्थात प्रीफरेंशियल सिस्टम से की जाती है। इसका क्या मतलब होता है कि इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि सबसे पहले मत की जो गणना की जाती है उसके लिए प्रथम चरण की गणना शुरू की जाती है, और प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। प्रथम वरीयता कहने का मतलब जिस भी उम्मीदवार के सामने 1 अंक अंकित किया गया है। द्वितीय वरीयता का मतलब 2, तृतीय वरीयता का मतलब 3, इसी तरीके से ऑर्डर चलता है। तो सबसे पहले प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम वरीयता की गणना, द्वितीय चरण में द्वितीय वरीयता की गणना, तृतीय चरण में तृतीय वरीयता की गणना की जाती है। अब आइए इसे समझते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रथम चरण या प्रथम चक्र में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से कोई भी उम्मीदवार अगर न्यूनतम कोटा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इस फार्मूला के द्वारा जो न्यूनतम कोटा या निर्धारित मत है अगर इसे प्राप्त कर लेते हैं तो उस उम्मीदवार को सफल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार इस निर्धारित मत को प्राप्त नहीं करता है तो क्या होगा कि स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यह स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि प्रथम वरीयता के मतों की गणना के बाद अगर कोई भी उम्मीदवार निर्धारित मत को प्राप्त नहीं करता है तो क्या होगा, द्वितीय चरण की गणना शुरू की जाती है। अब द्वितीय चरण में क्या होता है कि प्रथम वरीयता में जो भी उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त किया तो उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति की स्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है, और बाहर किए गए उस उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त किए गए जितने भी मतपत्र थे तो उन मतपत्रों में से द्वितीय चरण के मतों की मतलब द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है। और द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करने के बाद उस मत को, उस वोट को अन्य उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से द्वितीय चरण की गणना होती है। और अगर द्वितीय चरण की गणना के बाद
भी अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित मत को प्राप्त नहीं करता है तो फिर यही प्रक्रिया जो है तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत या न्यूनतम कोटा को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो आइए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी A, B, C और D राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब कुल वैध मत जो प्राप्त हुआ है वह मान लीजिए कि 2500 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2500 वैलिड वोट प्राप्त हुआ है, VV यानी वैलिड वोट प्राप्त हुआ है। तो जब 2500 कुल वैध मत प्राप्त हुआ तो इस फॉर्मूला के अनुसार निर्धारित मत कितना होगा किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए, तो उसे निर्धारित मत जो लाना होगा तो 2500 का आधा कीजिए तो वह होता है 1250 और उस 1250 में एक मत जोड़ दीजिए, मतलब एक जोड़ दीजिए तो निर्धारित मत जो निकल कर आ रहा है वह 1251 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इस चारों उम्मीदवार में से किसी को भी 1251 लाना होगा तभी वह उम्मीदवार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि सबसे पहले प्रथम चरण की गणना शुरू होगी और प्रथम चरण में जो है प्रथम वरीयता के मतों की गिनती की जाएगी। तो मान लीजिए कि इस 2500 में से प्रथम वरीयता के दौरान A, B, C, D को मान लीजिए A को 950, B को 700, C को 500 और D को मान लीजिए कि 350 मत प्राप्त हुए प्रथम वरीयता। ठीक है, यानी इस 2500 में से जो है 950 मतदाता ने जो है अपना पहला पसंद A को चुना राष्ट्रपति के लिए, जबकि 700 मतदाता B को अपना पहला पसंद चुना, 500 मतदाता C को अपना पहला पसंद चुना और 350 मतदाता D को अपना पहला पसंद चुना। ठीक है, क्योंकि प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है और प्रथम वरीयता में A, B, C, D को इस 2500 में से इतने मत प्राप्त हुए। तो अब आप कहिएगा कि चलिए इसमें से सबसे अधिक A को मत प्राप्त हुआ 950, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यह राष्ट्रपति बन गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह नहीं होगा कि अगर पहले चरण की गणना हो गई तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि इन चारों में से कोई भी अभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, यानी प्रथम चक्र की गणना के बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी उम्मीदवार इस निर्धारित मत को प्राप्त नहीं किए, इस न्यूनतम कोटा को प्राप्त नहीं किए हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो होगा कि द्वितीय चरण की गणना या द्वितीय चक्र की गणना जो है शुरू होगी। तो यह कैसे होती है? तो इसमें देखिए क्या होता है। तो यह देखिए प्रथम वरीयता में जो उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त किया, तो देखिए सबसे कम मत कौन प्राप्त किया, तो सबसे कम D उम्मीदवार मत प्राप्त किया है। यह मात्र 350 मत ही प्राप्त किया। तो अब इस D उम्मीदवार को क्या होगा कि इसे राष्ट्रपति के जो है स्पर्धा से, राष्ट्रपति के रेस से इसे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर इसे बाहर करने के बाद इसके द्वारा देखिए कितना मतपत्र प्राप्त किया गया। इस उम्मीदवार को 350 मतपत्र प्राप्त हुए। तो अब बात करते हैं कि इस D उम्मीदवार को हटाने के बाद इसके द्वारा जो 350 मतपत्र है, तो इस 350 मतपत्र में से द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी और द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करने के बाद अब मान के चलिए कि A, B और C, क्योंकि यही 3 उम्मीदवार बच गए हैं, तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करने के बाद इन 350 में से मान लीजिए कि A को 50 मत, B को 100 मत और C को मान लीजिए 200 मत प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या होगा कि जो द्वितीय वरीयता के दौरान यह मत प्राप्त हुए इन तीनों को, तो इन मतों को क्या होगा कि इन उम्मीदवार के द्वारा पहले वरीयता के दौरान जो मत प्राप्त हुए थे उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब A का जो है कुल मत अब कितना हो गया, तो यहाँ 950 और 50 कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं B को प्रथम वरीयता में 700 और जो कि यहाँ द्वितीय वरीयता में 100, तो इसका मतलब टोटल कितना मत इसे मिला, 800 मिला।
अब बात करते हैं सी की। तो सी को द्वितीय वरीयता में 200 जबकि प्रथम वरीयता में 500, तो टोटल कितना मत हो गया? तो टोटल हो गया 700 मत प्राप्त हुआ। इस बातों को समझ गए? तो अब देखिए, द्वितीय चरण की गणना के बाद भी इन तीनों में से कोई भी उम्मीदवार इस निर्धारित मत को देखिए प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर से वह प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो अब क्या होगा? इस द्वितीय चरण में जो भी उम्मीदवार सबसे कम मत प्राप्त किया, अब इसे राष्ट्रपति के रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, सी जो है कुल 700 मत प्राप्त किया था, इधर वाला देखना है। तो सी जो है कुल 700 मत प्राप्त किया, तो इसे जो है राष्ट्रपति के रेस से बाहर कर दीजिए। अब बाहर करने के बाद क्या होगा? तीसरे चरण की गणना शुरू की जाएगी, ठीक है। और तीसरे चरण की गणना करने का मतलब कि तीसरे वरीयता की गणना शुरू की जाएगी, तीसरे वरीयता के मतों की गणना शुरू की जाएगी। तो इस सी उम्मीदवार को रेस से बाहर कर दिया गया और इसके द्वारा जो 700 मत पत्र प्राप्त हुआ था, तो इसी 700 मत पत्र में से तृतीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी, ठीक है। तो अब तृतीय वरीयता के मतों की गणना करने के बाद मान लीजिए कि ए को, क्योंकि अब 2 ही उम्मीदवार बच गए हैं, तो ए को मान लीजिए कि इस 700 में से 200 मत प्राप्त हुए, ठीक है। जबकि बी को जो है वह 500 मत प्राप्त हुए, ठीक है। लेकिन यह तो हुआ कि तृतीय वरीयता के दौरान यह मत प्राप्त हुआ। पहले से ए को कितना मत प्राप्त था? तो पहले से ए को टोटल 1000 मत प्राप्त था, तो जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 1000 और 200, टोटल 1200 मत प्राप्त हुए ए को। अब बात करते हैं बी की। तो बी को जो है पहले से 800 कुल मत प्राप्त हुए थे, और जबकि तृतीय चरण के दौरान कुल 500 मत प्राप्त हुए, तो टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 1300 होता है। तो इस तरह से देखिए कि बी जो है इस निर्धारित मत को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब जो सफल उम्मीदवार किसे घोषित किया जाएगा? तो बी को सफल उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। और इन चारों में से राष्ट्रपति कौन बना? तो बी बना। जबकि अभी आप यहां ध्यान दिए होंगे कि बी जो राष्ट्रपति बन गया, लेकिन क्या था कि पहले और दूसरे चरण की गणना के दौरान देखिए कि यह बी जो है ए से कम मत प्राप्त किया था। यहां देखिए, पहले चरण में ए को 950 जबकि बी को मात्र 700। फिर द्वितीय चरण में देखिए ए को कुल 1000 जबकि बी को मात्र 800 वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो फाइनली निर्धारित मत को प्राप्त करेगा वही सफल घोषित होता है। तो यह बात आप लोग समझे होंगे एग्जाम्पल से। अब बात करें तो वैसे देखा जाए तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी नौबत नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या कम होती है। तो अगर बात करें अब तक की, तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी को छोड़ दिया जाए तो अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए उन सब ने सिर्फ प्रथम चरण की गणना के बाद ही जो है निर्धारित मत को प्राप्त कर लिया था। एकमात्र वीवी गिरी ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय में द्वितीय चरण की गणना हुई थी या द्वितीय चक्र की गणना हुई थी। तो इन बातों को आप समझे होंगे। तो इस तरह से यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी समाप्त हुआ। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, किसके द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 हम लोगों का समाप्त हो गया। अब अनुच्छेद 55 के बाद सीधे हम लोग पहले अनुच्छेद 71 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 71 क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 71 जो है वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा उसी से संबंधित यह अनुच्छेद है। क्योंकि अभी अनुच्छेद 55 में हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है यह समझ गए, लेकिन अब मान लीजिए कि उस चुनाव में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसे पहले हम लोगों को समझना होगा। तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है, उसी को यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए हैं,
तो उसी में से पहला प्रावधान यह है कि इनके चुनाव से संबंधित विवाद को निपटाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसका निर्णय जो होगा वह अंतिम माना जाता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 71 के अंतर्गत दूसरे प्रावधान की, कि वह है कि यदि एससी यहाँ कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा और वह कार्य प्रभावी बना रहेगा। यह समझाने के लिए कुछ है नहीं। अब बात करते हैं आगे कि एक है संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि संविधान में अनुच्छेद 71 का 4 जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 71 का 4 जोड़ा गया और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण है का मतलब क्या हुआ कि निर्वाचक मंडल में किसी भी सदस्य की स्थान जो है वह खाली है या रिक्त है, इसे ही कहते हैं निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस राज्य के जो भी निर्वाचित विधायक होंगे वह राष्ट्रपति का वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस समय उस राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी होती है। तो लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा और राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि यह जो 11वां संविधान संशोधन किया गया तो यह डॉक्टर खरे बनाम ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 के मामले के बाद यह संशोधन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला पहुंचा था और उसी मामले के बाद 1961 में 11वां संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि विवाद को भी समझ लिए, लेकिन अब एक प्रश्न जो है वह यह है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चुनने का क्या कारण था। कहने का मतलब यह हुआ कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को ही क्यों चुना। इस निर्वाचन प्रणाली को चुनने के 2 कारण थे। पहला, संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव और दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव अधिक खर्चीला। तो चलिए पहला हम समझते हैं। पहला है कि संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव। तो देखिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं। तो चूंकि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तो इसी वजह से भारत के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया ताकि संसदीय व्यवस्था के साथ यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तालमेल बना सके। सद्भाव का मतलब कि तालमेल, सामंजस्य बैठा सके, बना सके। इसीलिए अब मान के चलिए कि आपको हम एक बात यहां समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा करवाया जाता है लेकिन उसे वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाती तो यह बात बिल्कुल बेतुका होता, यह बिल्कुल अव्यवस्था वाली बात हो जाती। तो इसी वजह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को चुना गया। अब दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरे रीजन की जो बात है
कि चूंकि भारत का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान नहीं है, कार्यपालिका का या देश का वास्तविक प्रधान नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाएगा तो उस प्रत्यक्ष चुनाव के लिए जो है अधिक खर्च होगा, उस प्रत्यक्ष चुनाव में अधिक खर्च होगा और उसके साथ साथ समय एवं ऊर्जा का भी दुरुपयोग होगा। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को चुना। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो यह राष्ट्रपति की पदावधि बताता है। राष्ट्रपति की पदावधि का मतलब पद की अवधि। पद की अवधि कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कार्य करने की अवधि कितनी होती है, उसे ही कहते हैं पदावधि, जिसे इंग्लिश में टर्म ऑफ ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टर्म ऑफ ऑफिस कहा जाता है। आइए आप बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं उसे समझते हैं। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होती है, जो पदावधि होती है, वह पद ग्रहण या पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। अर्थात जिस तिथि को राष्ट्रपति अपना पद धारण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, उस तिथि से वह 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का मन हो गया कि हम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करें, बीच में ही हम किसी कारणवश इस्तीफा दे दें, तो वह बिल्कुल दे सकता है। लेकिन एक बात यहाँ यह निकल कर आया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति फिर क्या करता है कि इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तुरंत कहिए या तत्काल, यह वर्ड आप जरूर लिखिएगा कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के 2 के तहत राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना या तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है कि 5 वर्ष की कार्यकाल या पदावधि पूरा होने से पहले भी महाभियोग द्वारा उसे पद से, अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अभी सिर्फ आप इसी पॉइंट को जानिए, अलग से हम लोग महाभियोग भी पढ़ेंगे। तो यहां पर यही है कि इसे महाभियोग के द्वारा भी जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। फिर चौथा जो लास्ट पॉइंट है इस अनुच्छेद के अंतर्गत वह यह है कि 5 वर्ष की पदावधि या 5 वर्ष की कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है, अर्थात जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है वह तब तक, मतलब पद की समाप्ति उनकी हो जाती है, उनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वह तब तक अपने राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कहने का मतलब कि नया राष्ट्रपति, ठीक है, तो जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले तब तक पहले वाला राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।